भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन के रूप में 25 जून 1975 को जाना जाता है। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इसी दिन देश में आपातकाल लगाया था। जनता के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। विपक्षी नेताओं को जेल में भर दिया गया था। प्रेस पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी गई थी। यह सब कुछ इंदिरा के मन मुताबिक हो रहा था, लेकिन उन्होंने अचानक जनवरी 1977 में राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव मार्च तक हो सकते हैं। इंदिरा के इसे सबसे रहस्यमयी फैसलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इमरजेंसी का भले ही विरोध हो रहा था, लेकिन कई चीजें इंदिरा के हक में थीं। मसलन 2 अच्छे मॉनसून की बदौलत कृषि उत्पादन बढ़ा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी थी। महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों के दाम भी काबू में थे। इमरजेंसी के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल तो की, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद मजबूरन उन्हें काम पर लौटना पड़ा। इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार भी 2 साल में करीब दोगुना हो गया। कारोबारी वर्ग इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी के पूंजीवादी नजरिए से काफी खुश थे। उन्हें अगला ली कुआन यू तक कहा जाने लगा था। ली सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी व्यापारिक नीतियों ने सिंगापुर को एक छोटे बंदरगाह से वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया। इंडिया के व्यवसायी भी इसी कारण से संजय गांधी को ली कुआन यू कहते थे। विपक्षी दल भी करीब 1.5 साल की कैद से टूट गए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लड़ाई छोड़ने को तैयार था। आरएसएस के 40,000 सदस्यों को जेल में डाल दिया गया था। उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत थी। नवंबर 1976 में माधवराव मुले, दत्तोपंत ठेंगड़ी और मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में आरएसएस के 30 से अधिक नेताओं ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर वादा किया कि अगर संघ के सभी कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया जाए तो संघ आपातकाल का समर्थन करेगा। कई धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नेताओं ने भी आपातकाल में कुछ ढील के बदले इंदिरा का विरोध न करने की बात कही। यहाँ तक कि डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने कहा कि वह इंदिरा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, जबकि इंदिरा ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया था। यहाँ तक कि संजय खुद अगले 3 दशक तक चुनाव नहीं कराने का मन बना चुके थे। इंदिरा ने भी 5 जनवरी 1976 को संसद से बिल पास करवाकर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करवा लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अधिकतर चीजें इंदिरा के हक में थीं, तो उन्होंने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर चुनाव की घोषणा क्यों की? कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि इंदिरा अपने छोटे बेटे संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से डर गई थीं। आपातकाल के पीछे भी संजय की ही सोच जिम्मेदार थी। उन्होंने आपातकाल में जबरन नसबंदी वाला कार्यक्रम भी चलाया। इसमें करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई। अफवाह फैलने लगी कि नसबंदी कराने से हजारों लोग मर गए या फिर नपुंसक हो गए। इससे इंदिरा के खिलाफ जोरदार माहौल बन गया। इंदिरा को लगने लगा था कि अगर इमरजेंसी लंबे वक्त तक रही तो वह सब कुछ खो देंगी। वहीं चुनाव की सूरत में बेशक सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी, लेकिन वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। इसका पता इंदिरा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पृथ्वीनाथ धर की बातचीत से चलता है। उन्होंने कहा, मैं इमरजेंसी खत्म करने जा रही हूँ। अब नए सिरे से चुनाव होंगे। मुझे पता है कि मैं यह चुनाव हार जाऊंगी, लेकिन यह ऐसा फैसला है जिस पर अमल करना मेरे लिए बेहद जरूरी है। इंदिरा ने पृथ्वीनाथ को हिदायत भी दी कि जब तक वह चुनाव का आधिकारिक ऐलान न कर दें, यह बात किसी को पता न चले, यहाँ तक कि उनके बेटे संजय को भी नहीं। इंदिरा के इमरजेंसी खत्म करने की एक वजह विदेशी दबाव को माना जाता है। आपातकाल लगते ही इंदिरा कई बड़े विदेशी नेताओं से निजी तौर पर मिलने पहुंची। उन्हें समझाया कि उनके लिए इमरजेंसी लगाना क्यों जरूरी हो गया था। उन्होंने ज्यादातर देशों को आयात की बड़ी खेप का ऑर्डर देकर अपने पक्ष में कर लिया।
जगुआर विमानों का बड़ा ऑर्डर देकर इंदिरा ने ब्रिटेन को खुश रखा। ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने यहाँ तक कह दिया था कि इमरजेंसी ने वैश्विक मंदी के बीच महंगाई से निपटने में भारत की मदद की, लेकिन फिर भी दबी जुबान में इंदिरा की आलोचना हो रही थी। पश्चिमी मीडिया भी भारत से जुड़े अपने पूर्वाग्रह के चलते इंदिरा के खिलाफ मुखर था। 15 अगस्त 1975 को द टाइम्स ऑफ लंदन ने एक फुल पेज एड छापा। इसका टाइटल था, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, भारत के लोकतंत्र की रोशनी को बुझने मत दीजिए। इस एड के जरिए जयप्रकाश नारायण को रिहा करने की मांग भी की गई थी। इसका भुगतान भी फ्री जेपी कैंपेन ने किया था। कई मशहूर मैगजीन ने इंदिरा के खिलाफ आलोचनात्मक आलेख छापे। अमेरिकी पत्रकार जे एंथनी लुकास ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आज जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो वह अपनी बेटी के इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते। बदले में इंदिरा उन्हें भी जेल में डाल देती। कुछ अखबारों और मैगजीन ने इंदिरा का समर्थन भी किया, लेकिन उनकी तादाद काफी कम थी। इससे जाहिर तौर पर इंदिरा पर इमरजेंसी खत्म करने का दबाव बढ़ा होगा। यह भी कहा जाता है कि इंदिरा के गुरु और मशहूर दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उन्हें इमरजेंसी खत्म करने की सलाह दी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि संजय की ज्यादतियों से इंदिरा डर गई थी। यह इमरजेंसी खत्म करके चुनाव कराने की सबसे बड़ी वजह थी। इंदिरा ने अपने करीबियों से संजय की जासूसी भी करवाई। उन्हें पता लगा कि संजय अमेरिकी राजनयिकों के ज्यादा करीब जा रहे हैं। वह कम्युनिस्टों की खुलकर आलोचना भी कर रहे थे। वहीं इंदिरा सोवियत संघ को अपना स्वाभाविक मित्र मानती थी। उसने 1971 की जंग समेत कई अहम मौकों पर भारत का पक्ष लिया। संजय यूथ कांग्रेस को ही भविष्य मानते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस दकियानूसी ख्यालात वाले बुजुर्गों से भरी है, अब इसे नए खून चाहिए। इंदिरा को लगने लगा था कि संजय की सोच उनके और देश के लिए खतरनाक है। कुछ कांग्रेसी नेता भारत को राष्ट्रपति शासन वाली तानाशाही व्यवस्था बनाने के पक्ष में थे। उन्होंने तो पूरा मसौदा तैयार कर लिया था कि किस तरह इंदिरा को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बनाना है। उसी दौरान पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारी चल रही थी। विदेशी मीडिया तंज कर रही थी कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक मुल्क बन रहा है और भारत तानाशाही की ओर जा रहा है। इंदिरा को एहसास हुआ कि अब चीजें बहुत आगे जा रही हैं। वह ऐसे जाल में फंस गई थी जिसे एक हद तक उन्होंने ही बुना था। इंदिरा उससे निकलने के लिए छटपटा रही थी। 21 मार्च 1977 का दिन इंदिरा की जिंदगी का एक अहम पड़ाव था। उन्हें तय करना था कि वह लोकतंत्र का बीज बोने वाले नेहरू की बेटी हैं या फिर तानाशाही को भविष्य मानने वाले संजय की मां। उन्होंने आपातकाल पूरी तरह से खत्म करके साबित किया कि उनके लिए संजय की मां होने से नेहरू की बेटी होना ज्यादा मायने रखता था।